गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग बेटा डिस्कस करने चल रहे हैं एफएसटी का टेस्ट नंबर 48। पहले 51 से लेके 75 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस करूंगा बेटा, और फिर 76 से लेके ऑनवर्ड यानी 100 तक स्वप्निल सर के साथ आप डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को हम लोग शुरू करें बेटा, उसके पहले सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। इसी मिशन के तहत और सर के सुपरविज़न में टीम न्यू लाइट यूट्यूब पे आती है बेटा, आपके साथ होती है। तो चलिए इस मिशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 50 नंबर 51 दिया है बेटा कि ऑल द कॉपर सेकेंड हेलाइट्स आर नोन एक्सेप्ट। बेटा जी बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है। जब आप पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक में एनसीईआरटी ने दे रखा है कि कॉपर के सारे हेलाइट्स नोन हैं, लेकिन अगर आप CuI2 की बात करते हैं, क्यूप्रिक आयोडाइड की बात करते हैं, तो ये आपको क्या दे देता है, Cu2I2 प्लस क्या मिल जाता है, I2। एक्चुअली बेटा यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, और कॉपर +2 से जा कहाँ रहा है, कॉपर +1 में। तो इसका हो क्या रहा है, रिडक्शन ना। तो इसका मतलब ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। तो एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या लिखा है, Cu+2 ऑक्सीडाइजेज क्या, I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज करवा देता है। इसलिए यह स्पीशीज आपकी क्या है, नोन नहीं है, पाई नहीं जाती, स्टेबल नहीं है। अब प्रश्न उठता है क्या ये इकलौती है या इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स आपको हैं, एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो बेटा जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में जब आप बोरान और कार्बन फैमिली में आएंगे तो फिर वहाँ एनसीईआरटी ने दो जिक्र किया है। क्या, बोरान फैमिली में एनसीईआरटी ने बोला है TlI3 के बारे में, इनर्ट पेयर इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये नहीं पाया जाएगा। और जब आप कार्बन फैमिली में आते हैं तो फिर एनसीईआरटी लिखती है कि PbI4 की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, अनस्टेबल है। तो अब सारे आयोडाइड्स की बात करें तो 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं जो एनसीईआरटी के लाइन है। क्या, CuI2, TlI3 और PbI4, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये लोग क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो आंसर हमारा यहाँ कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन अगर हम बात करें, ये है ऑर्डर। यहाँ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में बेटा जो एक्सेप्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन का है, और आपको ये मिल जाता है। अगर इन तीनों को हम लोग सेट करें तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है, Mn का, उसके बाद किसका होता है, कोबाल्ट का, और उसके बाद किसका आ जाता है, आयरन का। बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है। तो अब अगर इन तीनों को हमने सेट कर दिया तो इसको मिटा दीजिए आप यहाँ से, देखो आपका रेगुलर ऑर्डर मिल गया। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या कर रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये ऑर्डर आपको मिलेगा, ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का। तो मैच करवा लो भैया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडियम, क्रोमियम, ये तो बिल्कुल सही है। Mn, अच्छा आयरन और Mn, देखो Mn का आयरन से ज़्यादा, और देखो यहाँ क्या आयरन ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और फिर वेनेडियम, क्रोमियम, फिर देखो Mn का ज़्यादा है क्रोमियम से, लेकिन आयरन का Mn से कम होता है, और यहाँ भी क्या दिया, ज़्यादा दिया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अलाब्दीज का कोई सेंस ही नहीं है। तो कौन सा आंसर हम लोग का भैया राइट हो गया, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। बेटा जी ये जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं डी ब्लॉक वाले या फिर अभी आगे, ये सब एनसीईआरटी की लाइनें दी गई हैं कि अगर अब भी आपकी नज़रें नहीं पड़ी हो तो कम से कम इन क्वेश्चंस के बाद आप एनसीईआरटी की लाइनों को देखिए, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है और जहाँ से क्वेश्चन बनने पे आपसे गलत होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने बेटा क्या दे रखा है कि टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2 और क्रोमियम +2 को अगर कंपेयर करें किससे, इनके +3 आयन से, कहाँ, एक्वस मीडियम में, तो इनका +3 की स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर कहीं टाइटेनियम +2 एक्वस मीडियम में होगा तो वो कहाँ जाना चाहेगा, +3 में। अगर वेनेडियम होगा तो कहाँ जाना चाहेगा, +3 में। अगर क्रोमियम +2 में है तो कहाँ जाना चाहेगा, +3 में। और अगर ये लोग +3 में जाएंगे, इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब 3 के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, तीनों रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और पेयर अगर आप देखो तो यही पेयर्स बार बार सब में मिला के दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। इसके साथ ही एक पॉइंट और यहाँ याद रख लो, 2 और आयन से बेटा जिनके लिए एनसीईआरटी ने दे रखा है, कौन कौन से हैं, एक है कोबाल्ट का +3 और एक है Mn का +3। इनके लिए एनसीईआरटी ने बोला अगर आप एक्वस मीडियम की बात करते हैं तो इनका +2 ज़्यादा स्टेबल होता है।
तो अगर इनका +2 ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब +3 में होंगे तो कहाँ आएंगे, +2 में आएंगे। इनका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये दोनों अगर कहीं होंगे एक्वस मीडियम में तो कैसे काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। लेकिन चूंकि आपके क्वेश्चन में इन्हीं तीनों से रिलेटेड बातें की गई हैं तो कौन सा राइट आंसर हमें मिल गया, 4th। अगला क्वेश्चन, फ्लोरीन स्टेबलाइजेज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। बेटा जी ट्रांजिशन मेटल्स के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन ही नहीं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों स्टेबलाइज करते हैं। ठीक, फ्लोरीन जब स्टेबलाइज करता है तो 2 रीजन है, कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है या बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन को कंपेयर करके पूछते हैं कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करता है तो आंसर देते हैं ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी रखता है। अब अपने क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, सारा पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। तो कह रहे हैं फ्लोरीन स्टेबलाइजेज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, ये बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म द डबल बॉन्ड विद ट्रांजिशन, ये बात भी सही है। लेकिन यह इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फ्लोरीन अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है तो या तो उनको बोलना चाहिए आइदर द लैटिस एनर्जी और ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रीजन होना चाहिए। तो बात तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है। ये अपने आप में सही है, अपने आप में सही है। तो इसका मतलब हमें आंसर क्या सिलेक्ट करना होगा, दोनों तो सही है लेकिन रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन आप पढ़िए जरा। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या दिया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा आपका, सेकेंड। आगे, द लैंथेनाइड आयंस हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट डी सबसेल। बेटा अगर लैंथेनाइड्स के लिए हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो छठे पीरियड में पाए जाते हैं। तो सबसे बाहर आओगे तो क्या हो जाएगा 6s, इसके अंदर आओगे तो क्या आ जाएगा 5d, इसके अंदर आओगे तो क्या आ जाएगा 4f। अब आप बताइए बाहर वाले को क्या बोलते हो, अल्टीमेट। इसको क्या बोलते हो, अल्टीमेट। इसके अंदर वाले को क्या बोलोगे, पेनल्टीमेट। ठीक, और इसको क्या बोलोगे, एंटी पेनल्टीमेट या प्री पेनल्टीमेट, यही बोलते हो। तो इन्होंने क्या किसके बारे में बात किया, पेनल्टीमेट डी सबसेल की बात कर रहे हैं। पेनल्टीमेट यानी बाहर वाले से अंदर वाले की बात कर रहे हैं कि वो कौन से लैंथेनाइड्स होते हैं जिसके 5d में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो बेटा जी इसके लिए क्या करना, पहला लैंथेनाइड, अंतिम लैंथेनाइड और बीच वाला गैडोलिनियम, केवल 3 लैंथेनाइड्स होते हैं जिनके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं उनके डी में क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखो गैडोलिनियम, लैंथेनियम तो मान लो डी एफ ब्लॉक है ही नहीं है, सीरियम, और यहाँ देख लो बेटा तीनों दिया है। तो अब अगर हमें आंसर तलाशना है तो क्या हो जाएगा, ये ले लेंगे। क्यों, लैंथेनाइड्स पूछ रहे, किसी एक की बात नहीं, सारे चौथे ऑप्शन में क्या सारे कवर हो गए हैं आपके। तो इनमें से कौन सा आंसर ले लेंगे, 4th। आगे, विच आर द फॉलोइंग कार्बोलिक। बेटा जी यह एक कॉमन नेम है, जैसे आप बोलते हो ना कास्टिक सोडा NaOH, ठीक, बेकिंग सोडा, सोडियम का बाइकार्बोनेट, वैसे एक कॉमन नेम है। कार्बोलिक एसिड किसके लिए बोलते हैं बेटा, फिनॉल को हम लोग नाम देते हैं कार्बोलिक एसिड, तो कॉमन नेम है बेटा। ठीक, आगे आ जाइए, विलियमसन सिंथेसिस। बेटा जी इसका इस्तेमाल करते हैं ईथर को बनाने में, किसको, ईथर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो एसीटोन लो, एक ही ऑप्शन ही दिया गया बेटा, और कुछ करना ही नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। तो आंसर क्या होगा, सेकंड, ईथर बनाने में करते हैं, और यहाँ दिया इन्होंने डाइएथिल। अगला, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ एल्काइन। बेटा फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन इसका मतलब क्या, कौन सा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए अगर बात करना, अच्छा हाँ तो ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब किससे बना रहे हैं, फ्री रेडिकल किससे बना रहे हो, होमोलिसिस से हो जाएगा। 58 का थर्ड। आगे, एथाइन मॉलिक्यूल कंटेंट। बेटा एथाइन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ये देखिए, ये आपका एथाइन मॉलिक्यूल हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं, अच्छा बॉन्ड बताने हैं, तो जरा देखो भाई, ये क्या बॉन्ड है, सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, और ये दोनों कौन से बॉन्ड हो जाएंगे, पाई। तो इसमें क्या आ गया भैया, 3 सिग्मा और 2 पाई। ठीक, और अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो बेटा जी यहाँ देखो, ट्रिपल बॉन्डेड अगर कार्बन है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, राइट। और एक चीज़ और, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कहीं हाइड्रोजन अगर जुड़ी होती है तो उसको क्या बोल देते हो, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 59। करें द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ अमोनिया ग्रुप अराउंड द CO इन दिस। बेटा जरा इस कॉम्प्लेक्स को आप देखिए, CONH3 का होल 6 और यहाँ क्या लगा है, प्लस का 3। अब हम कहते हैं मान लो हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर हमें ये आइडिया है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इनर ऑर्बिटल हो या आउटर ऑर्बिटल हो क्या फ़र्क पड़ता है, हाइब्रिडेशन ज़्यादा क्या हो सकता है, D2sp3
या क्या हो सकता है sp3d2। लेकिन हम कहते हैं चाहे ये ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, ज्योमेट्री तो एक होगी ना, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। तो आंसर तो हमारा मिल गया ऑक्टाहेड्रल। लेकिन प्रश्न उठता कि अब एग्जैक्ट तो जान ले कि ज्योमेट्री क्या होगी। तो बेटा आसान सी बात है, आप बताइए कोबाल्ट के साथ आपने किसको लिया है, अमोनिया को। अमोनिया किसके किसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बात करता है, तो देखो अमोनिया, कोबाल्ट, कुछ क्रोमियम, मैग्नीज, टीटी, इतने के साथ अमोनिया कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। तो अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो इनर ऑर्बिटल बनाएगा, इनर ऑर्बिटल बनाएगा तो इसका अगर रियल में देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, D2sp3। वैसे हाइड्रोजन दोनों में से कुछ भी हो, क्वाड्रेशन नंबर 6 तो यही दो संभावना थी और ऑक्टाहेड्रल होगा, तो ये करने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, हम अगर देखना ही चाहें कि क्या हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, D2sp3। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। बेटा जी पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन से हैं, हैलोजेंस। हैलोजन का ग्रुप नंबर क्या है, मेंडलीव के अकॉर्डिंग बात करो तो 7 और आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग बात करो तो 17, राइट। तो अगर कोई हैलोजन होगी तो उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें क्या हो जाएगा, NH2NP5। लेकिन अगर पूछा गया कि भाई हैलोजेंस में पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो फ्लोरीन है। तो अब फ्लोरीन चूंकि सेकंड पीरियड का, तो एन की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा 2s2 2p5। तो यही इन्हीं दो में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है आपका, देख लो भैया। अच्छा इन्होंने एन के फॉर्मेट में दिया है तो फ्लोरीन का कोई मतलब ही नहीं है, फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बोल रहे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन। लेकिन वो ऑप्शन इस फॉर्मेट में ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर मैच कर जाएगा आपका NH2NP5। आगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, किसके लिए, फॉर द 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। द इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट एज द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर राइज टू 10 to 100। अच्छा देख लो बेटा, सिंपल सा है, एक फार्मूले का हम लोग बेटा इस्तेमाल करते हैं, क्या कि अगर हमें R2 पता करना है R1 के तुलना में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, R2/R1 ले लिया और फिर 2 और यहाँ क्या हो गया डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर एंड डिवाइडेड बाई 10। और सॉल्व करके देख लो भैया, ठीक। जरा देखो डेल्टा T कहाँ जा रहे हो, 10 से 100 जा रहे हो, इसका मतलब अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या हो गया 10 से 100 यानी 90, और ये क्या हो गया 10। सॉल्व करो कितना आ गया 9। इसका मतलब क्या है, जब R2 की आप बात करोगे तो पहले के रेट की तुलना में क्या हो जाएगा, तो 2 to the power 9 आ गया। अब अगर 2 to the power 9 यानी 2 को क्या करना है, 9 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2 2 2 ऐसे अगर आप बेटा 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर क्या मिल जाएगा 512, ठीक। सीधे सीधे फार्मूला, आसान सा क्वेश्चन था, सीधे आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपको। आगे, फॉर द रिएक्शन ऑफ टाइप AB प्रोडक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट द डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन कर रहे हैं डबल, रिएक्शन कितनी हो जा रही है 4 टाइम्स, ठीक है। आगे बोल रहे हैं बट डबलिंग द कंसंट्रेशन यानी अब क्या B का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं द रेट इक्वेशन के मतलब रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो भैया पहले रेट ही लिख लिया जाए। हमने लिखा बेटा रेट, इसके लिए क्या कांस्टेंट ले लिया A की पावर सपोज x और B की पावर क्या कर लिया y। इन्होंने क्या पूछा, रेट इक्वेशन पूछा बेटा, पहले रेट इक्वेशन लिख दिया जाए हम लोग। अब देखिए हमें x और y की वैल्यू पता करनी है, x y और y की अगर वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। x और y की वैल्यू पता करने के लिए एक आसान सा तरीका है कि हम पता कर सकते हैं और x और y की वैल्यू क्या होगी या क्या हो सकती है। देखो क्या है बेटा, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, चेंज इन रेट, यह बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर n। इससे हम x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं। n क्या है, यही कॉफिशिएंट है, क्या x और y की वैल्यूज़ हैं, x और y की वैल्यूज। और भैया जो क्वेश्चन में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो सॉल्व करके देख लिया जाए। सबसे पहले ए के संदर्भ में आ जाइए, कह रहे हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए। जरा देखो ए का कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, यानी चेंज क्या है 2 to the power n, यहाँ n की वैल्यू हमें निकालना है, ये बराबर है। तो देखो चेंज रेट में कितना हो जा रहा है 4 टाइम्स यानी 4। जरा एक बात बताइए 2 की वैल्यू क्या लगा दें कि हमको आंसर 4 मिल जाए, 2 की वैल्यू क्या लगा दें कि आंसर 4 मिल जाए, तो 2 की वैल्यू क्या लगा दें 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 2, राइट।
अब आगे जाइए, बी के संदर्भ में बात कर लिया जाए। बी के लिए क्या बोल रहे हैं बेटा कि बट डबलिंग द अमाउंट ऑफ बी। अब बी के देखो क्या कर रहे हैं कि डबल कर रहे हैं, तो डबल इसकी पावर n, ठीक, और रेट में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब रेट क्या है 1। अब आप बताइए 2 की पावर क्या लगा दें कि हमको वैल्यू क्या मिल जाए 1, तो 2 की पावर क्या यहाँ कर दें, n की वैल्यू अगर 0 कर दें तो 2 की पावर 0 बराबर क्या हो गया n, ठीक, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी 0। तो देख लो भाई कौन सा आंसर आपका मैच कर गया, रेट a की पावर 2 b की पावर 0, ये बेटा आपका थर्ड इज राइट आंसर। अगला दे रहे बेटा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ई सेल निकालना है आपको इस रिएक्शन के लिए, और ई सेल निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, ई सेल के लिए अगर फार्मूले की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं 0.0591 n log Kc। जरा देखो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू आपको दी गई है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो n की वैल्यू आप जरा निकालो, यहाँ क्या होगी। आप देखो कॉपर +2 से कहाँ गया 0 में, तो इसका मतलब कॉपर +2 में से 0 में गया तो इसने लिया क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और Sn+2 से कहाँ गया 4 में, तो इसका मतलब Sn ने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 2। चलो भैया वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया जाए, तो ये हो गया। इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं यार, 0.591 है तो इसको कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर लें आंसर तो मैच कर ही जाएगा, 6 के आसपास कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिया 2, और यहाँ है Kc की वैल्यू क्या है 10⁶, log 10⁶। अगर इसे सॉल्व करें बेटा तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो log 10 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो 6 × 1 यानी क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब भैया इसे सॉल्व करके देखो जरा, इसको क्या कर दिया 3, और 3 से यहाँ गुणा कर दो, तो 6 × 3 = 18, 3 से गुणा कर दो 6 × 3 = 18, तो इसका मतलब 0.0181718 के आसपास आना चाहिए। तो कौन सा आंसर भैया 0.01718 सेकेंड, 64 का सेकेंड, हाँ नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया क्या कुछ, अरे सॉरी देखो गड़बड़, इसे गुणा करो भैया, इसे हमने काट दिया 3, अब इसको 3 से हम लोग इसमें 3 से हम लोग गुणा करें, जब 3 से गुणा करें क्या आ जाएगा 6 × 3 = 18 आ जाएगा, तो क्या हो गया 0. इसमें इससे गुणा किया 6 × 3 = 18 आ गया, तो क्या आ गया 18 के आसपास, तो 0.1817 के आसपास लमसम, ये सॉरी ये वाला आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन 2.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पास थ्रू कॉपर सल्फेट, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन एनोड। जरा यहाँ देखो ये क्या बोला इन्होंने एनोड, बेटा अगर कॉपर सल्फेट आप ले रहे हो तो कॉपर सल्फेट में क्या है कॉपर ++, और जब ये डिपॉजिट होगा तो कहाँ जाएगा कॉपर 0 में, अगर ये कॉपर 0 में जाएगा तो इसका हो क्या रहा रिडक्शन, जबकि अगर एनोड नॉर्मल कुछ नहीं दिया गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो एनोड अगर बोल रहे हैं तो एनोड पे जनरली अगर कुछ नहीं दिया है हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और जबकि अगर कॉपर डिपॉजिट आप करवा रहे हो तो कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो एनोड पे कॉपर कितना डिपॉजिट होगा ही नहीं, आंसर क्या हो गया 0, ठीक। आगे द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज दिस, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। जरा देखिए अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप एनर्जी देखने जाते हो तो आप क्या बोलते हो 57.3 माइनस का 57.3, ये आपका है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने स्ट्रॉन्ग बेस तो ले लिया है लेकिन किसके साथ न्यूट्रलाइज आप करवा रहे हैं वीक एसिड ले लिया, तो इसका मतलब इससे वैल्यू कम आएगी, इससे वैल्यू कम आएगी, और जो वैल्यू कम आएगी बेटा वो वैल्यू यूटिलाइज कहाँ हो रही है, जो एसिटिक एसिड है, चूंकि वीक एसिड तो आयनाइजेशन इसका होगा नहीं प्रॉपर, तो जो वैल्यू कम आ रही है उसका मतलब वह एनर्जी क्या है इस एसिटिक एसिड को आयोनाइज करने में कंज्यूम हो जा रही है। तो इन्होंने पूछा कि आयनाइजेशन आप एसिटिक एसिड बताइए, तो कुछ करना ही नहीं है,
ये आयनाइजेशन आपको निकालना है, जो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 7.3, इसमें से आपको घटा देना है, कौन सी चीज़ घटा देनी, 55.4 ये निकाल देना है। और चूंकि आप कह रहे हो आयनाइजेशन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पहली बात पॉजिटिव के साथ इसको अगर सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव के साथ ये 57 है, 55, 56, 57 है, 1.9, 2 नहीं 1.9, पॉजिटिव के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी 1.9, तो 66 का क्या हो गया सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाएं। विच आर द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज मेटामेरिज्म। सबसे पहली बात बेटा, अगर मेटामेरिज्म की बात कर रहे हो तो आपके पास पॉलीवैलेंट ग्रुप एक होना चाहिए, पॉलीवैलेंट ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि कार्बन के नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि हम अगर अड़ोस पड़ोस में चेंज करें इनको तो नंबर ऑफ कार्बन की चेन यानी उस पॉलीवैलेंट ग्रुप के दोनों साइड में जो कार्बन लगे हैं उसमें नंबर चेंज कर सकें ना। जैसे मान लो हमने कहा है यहाँ लगा दिया है CH3 और यहाँ लगा दिया है C2H5। आप बताओ पॉलीवैलेंट ऑक्सीजन तो हमें मिल गया, लेकिन अब अगर यहाँ हम कार्बन का नंबर चेंज करें तो मान लो यहाँ से एक कार्बन उठा के इधर ले जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये एथिल या मेथिल हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसी को हम चेंज कर दें, हमने यहाँ CH3 रहने दिया लेकिन यहाँ क्या लगा दिया हमने C3H7, तो अब देखो क्या करेंगे, अगर इधर से कार्बन इधर लेके चले जाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा C2H5O और फिर यहाँ क्या हो जाएगा C2H5। तो इस पॉलीवैलेंट जो ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन के नंबर चेंज, इन दोनों को अगर बोलें तो कार्बन के नंबर चेंज हो रहे हैं, नहीं चेंज हो रहे हैं, यानी मेटामर्स बन रहे हैं। तो क्या ध्यान देना है कि ऐसा ग्रुप, ईथर की बात कर रहे हैं बेटा, ईथर देख लो पॉलीवैलेंट ग्रुप लग गया। 2 डिग्री एमीन्स की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ आपने ले लिया NH और इधर भी क्या लगा दिया R, इधर भी क्या लगा दिया R, ये भी कर देगा। थायो ईथर की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से सल्फर ऑक्सीजन को हटा के क्या जोड़ दे रहे हैं, सल्फर दे रहे हैं। और ऑल ऑफ दीज, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज, सारे कर देंगे। अगला, विच आर द फॉलोइंग नॉट ट्रू, एथाइन हैज़ द लीनियर स्ट्रक्चर, बिल्कुल लीनियर होगा बेटा, क्यों, अभी तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था। आप बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp, लीनियर होगा। फिर कह रहे हैं ऑल एल्काइंस सो ज्योमेट्रिकल आइसो, ऑल एल्काइंस नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्यों, चलो भाई ये हमारा एल्काइन हो गया, इधर मान लो हमने कुछ लगा दिया, सपोज CH3 लगा दिया, इधर C2H5 लगा दिया है, लेकिन अगर यहाँ हम दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर दें या मान लो दोनों तरफ क्लोरीन क्लोरीन लगा दें तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं शो करेगा। सारे एल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये बात तो हमारी गलत हो गई। कह रहे ऑल द कार्बन इन प्रोपेन आर, हाँ ठीक है, प्रोपेन की बात कर रहे हैं, मेथ प्रोप की बात कर रहे हो, सारे क्या सिंगल बॉन्ड है। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो किसी कार्बन का अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाए sp3, ये बात भी सही है। ओनली टर्मिनल एल्काइंस हो एसिडिक प्रॉपर्टीज, अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये कैसा हाइड्रोजन आप बोलते हो, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हो, तो ये बात भी सही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है भैया, सेकेंड। अगला क्वेश्चन, इन बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं भाई, तो ये आपकी बेंजीन, इन सबसे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, ठीक, और अल्टरनेट में क्या लेते हो, डबल बॉन्ड। अब किसी एक कार्बन की बात, इस कार्बन की बात कर लो, और इन्होंने क्या बोला है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो आप बताओ अगर इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करोगे तो क्या कर रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है, तो क्या कर रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना दे रहा है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते ही नहीं, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड कोई मतलब ही नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड मिल गया आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड। अगला, SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाई, बेटा SN1 रिएक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए SN1 रिएक्शन को फेवर करने के लिए। ये आर्डर आप लेते हो तो आप बोले हो 3 डिग्री होना चाहिए, यानी अगर आप मान लो छोटे छोटे ग्रुप लगाते हो, जैसे 3 डिग्री आप लगाने की बात कर रहे हो, करने का मतलब क्या है कि आप अगर बड़े बड़े ग्रुप्स लगाओगे तब तो आपको 3 डिग्री मिलने के चांसेज हैं, लेकिन ग्रुप्स अगर छोटे होते चले गए तो 2 डिग्री या 1 डिग्री में आप चले जाओगे। तो कह रहे हैं बल्कि ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच टू द हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सही बात है। अगर बड़े बड़े ग्रुप्स लगे रहेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसके लिए फेवर्ड कंडीशन क्या है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री प्रेफर करते हैं, उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री के लिए सबसे अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। तो जितने बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे इसका मतलब है उतने ही 3 डिग्री
पानी जाने की संभावना ज़्यादा होगी, तो उतना ही फेवरेबल कंडीशन होगी SN1 रिएक्शन के लिए। स्मॉलर ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कोई सेंस नहीं है। कौन सा आंसर हो गया आपका? फर्स्ट। आगे द पराक्साइड इफेक्ट, बेटा फैक्चुअल चीज़ है, कुछ बताने जैसा है ही नहीं है। अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ की बात कर रहे हो, पराक्साइड इफेक्ट की बात कर रहे हो, तो रिएक्शन किसको फॉलो करती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। आगे इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, बेटा एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशंस आपने पढ़ रखे हैं कि कुछ कंपल्सरी कंडीशन है तभी एरोमेटिक बोलोगे, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं बोलोगे। उसके लिए यह इकलौती कंडीशन है जो एप्लीकेबल नहीं है। बाकी ये तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं किसी कंपाउंड्स के एरोमेटिसिटी शो करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। करें मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा जी इसके लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर हम लोग को चाहिए। बॉन्ड ऑफ फैक्टर मतलब नंबर ऑफ आयंस की बात करेंगे। तो जरा बताओ, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ आई यानी नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? 4 है। यहाँ अगर आयंस को निकालोगे 2 ये है और 1 ये है, तो इसका मतलब यहाँ आई की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3। यहाँ निकालोगे, यहाँ देख लो आयनाइज कुछ करी नहीं है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1, एक ही पार्टिकल है। और यहाँ भी सिमिलर कंडीशन देख लो, आयनाइज करने के लिए बाहर कुछ है नहीं, तो आई की वैल्यू क्या आ गई? 1। और आगे क्या बोल रहे हैं? एज्यूमिंग 1 मोल, सबका कंसंट्रेशन आपने इक्वल ले लिया, तो IC फार्मूला IC देखते हैं, C कंसंट्रेशन सबका इक्वल है तो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जिसके लिए I की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? सबसे कम। तो 73 का कौन सा हो गया? फर्स्ट। 73 का फर्स्ट इज राइट आंसर। आगे आ जाओ भैया। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स 12 ग्राम। अगर बेटा इन्होंने दिया है 12 ग्राम कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन। ठीक, अब यहाँ दिया 6C12, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। भाई 12 में से 6 निकाल दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। और ये 6 किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो आपको बताना है सम। देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो पार्टिकल्स कितने होंगे? 18। ठीक, अब क्या ये एक आइटम की बात कर रहे हो, लेकिन आपको दिया क्या गया? 1 मोल आइटम दिया गया है। तो इस 18 को क्या करोगे? 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देख लो भैया, 18 को ही 6 से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर तो आना ही नहीं है। तो एक ही आंसर आपका कौन सा बच गया? थर्ड। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बेटा जी अगर आपने लिया है 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो पहले O2 के अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो क्या है? 32। और अगर ये 32 होता तो इसका मतलब क्या होता? 1 मोल होता ना। तो अगर इन्होंने 16 ग्राम लिया है, इसका मतलब क्या है? हाफ मोल। हाफ मोल क्या है? O2 मॉलिक्यूल्स। O2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अगर हाफ मोल O2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, लेकिन आगे आओ, फिर ये पूछ किसको रहे हैं? आइटम्स को पूछ रहे हैं। आप बताओ, अगर 1 मोल ऑक्सीजन का हो, 1 मोल मॉलिक्यूल हो, तो कितने आइटम्स होंगे? 2। ठीक, तो हाफ मोल अगर हो जा रहा है, तो अगर 1 मोल होता आपके पास, ये 1 मोल होता, तो ऑक्सीजन के कितने आइटम होते? 2 मोल ऑक्सीजन आइटम। 2 मोल ऑक्सीजन आइटम हो जाएंगे। ठीक, अगर आधा मोल यहाँ ले रखा है इन्होंने, तो आधा मोल 2 का क्या हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और 1 मोल की अगर आप बात कर रहे हो, तो 1 मोल एटम्स की बात करो। 1 मोल एटम का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। 75 का क्या हो गया? फोर्थ इज राइट आंसर। तो चलिए बेटा, ये डिस्कशन समाप्त हुआ। हाँ, कमेंट सेक्शन में आपको प्रॉपर्ली कमेंट करते रहना है कि डिस्कशन में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, जल्दी हो गया और या बड़ा फास्ट हुआ। उसके अकॉर्डिंग जो भी अगला डिस्कशन होगा बेटा, हम लोग अपडेट करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। स्वस्थ रहिए और जम के मेहनत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 से 100 हमारे साथ आपको डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस इन 0.3 लीटर ऑफ 0.005 m बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मोलैरिटी दी हुई है, तो मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया। अब यहां पर आपको मोलैरिटी दी हुई है कितना? 0.005 और ये n कितना दिया हुआ है?
N आपको ये मोल्स हम निकाल लेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड के, और आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है। तो यहां से जो मोल्स आ जाएंगे वो कितने आ रहे हैं 0.05 इंटू 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से 0.0015 आ जाएगा। 0.0015 मोल्स आ गए किसके, बेरियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, तो अब यहां पे आपसे OH माइनस के मोल पूछा है। किसके मोल पूछा है, OH माइनस के। तो एक मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड में बात करते हैं तो OH माइनस के कितने हैं, 2 मोल्स हैं। 2 मोल OH माइनस आयंस है ना। तो यहां पर ये जो मोल्स हैं ये किसके आए हैं, ये आए हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के। तो OH माइनस के लिए कितने हो जाएंगे 2 इंटू 0.0 एक जीरो और रहेगा 0.0015 हो गया इंटू 2 हो गया। ठीक है, और ये हो गया, अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.003 मोल्स आ जाएगा। सिंपल सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन थी, है ना। और कैलकुलेशन इसलिए बोल रहा हूँ इतनी टफ नहीं थी, बट डेसिमल का खेल था तो थोड़ा यहाँ पर संभल के करने वाला है। ठीक है, थोड़ा संभल के करने वाला था बस, बाकी बहुत सरल सवाल है। देख सकते हैं 4th ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। 76 में 4th ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सवाल था, सभी लोग को आ गया होगा। 77 में द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP ऑब्टेन बाय द हीटिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट की जब हीटिंग करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। अगर हम यहां से देखें ये तो CO2 गैस है, तो ये 1 मोल से 1 मोल का ही फॉर्मेशन हो रहा है, और STP पर गैस है यहाँ पर, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। तो 1 मोल पे इतना है, तो यहाँ पे 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल क्या निकालेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये कितना हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 है 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो ये 100 हो जाएगा। 100 मतलब कितना हो गया सर, 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स। 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स हो गया, है ना। तो हम एक बात जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि 1 मोल CaCO3 से 22.4 लीटर CO2 लिबरेट हो रही है ना। तो बेटा 10 टू द पावर माइनस 2 मोल से कितनी होगी, तो हम बोल देंगे इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये यहां से हो जाएगा 0.224 लीटर। 0.224 लीटर, तो 77 का थर्ड हो जाएगा। 77 का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 77 का थर्ड हो जाएगा। तो ये भी बहुत फंडामेंटल सवाल है, स्टोइशियोमेट्री हम जानते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आसान सवाल क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, चलिए भाई 78 में देख रहे हैं द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। देखिए आपसे मैंने कई बार रैपिड फायर सेशंस में बताया, केमिकल काइनेटिक्स का एक हम लोगों का सेशन भी हुआ था फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें मैंने केमिकल काइनेटिक्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है। उसमें मैंने आपसे एक इक्वेशन बताई थी कि जो रेट कांस्टेंट K है उसकी टेम्परेचर T के साथ जो वेरिएशन होती है अरहेनियस इक्वेशन बताती है, और उस अरहेनियस इक्वेशन के सवाल लगवाए थे, ग्राफ बनवाए थे, आपको याद होगा। और वो जो इक्वेशन थी अगर हम देखें वो K बराबर A की पावर E माइनस EA अपॉन RT था, है ना। तो ये आपके सामने था, जहाँ पे A अरहेनियस पैरामीटर है ना, प्री एक्सपोनेंट फैक्टर, EA जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, K जो है वो रेट कांस्टेंट है, ये सारे टर्म्स थे। तो ये अरहेनियस इक्वेशन है, और इसका आप लॉग लेकर जो है इसका ग्राफ भी बना सकते हो। उस ग्राफ में स्लोप और इंटरसेप्ट भी मैंने आपको बनवाया है। ठीक है, और डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट जो है अलग अलग होगा, उसके लिए भी एक्सप्रेशन है।
ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इतना सब नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ पूछा क्या है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर से कौन बताता है, तो अरहेनियस इक्वेशन बताती है। ठीक है, अरहेनियस इक्वेशन बताती है। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। ठीक है, फिर से बोलूंगा, इसका ग्राफ जरूर पढ़िए। 79 AB A2 and B2, AB A2 and B2 are diatomic molecule if the bond enthalpies of A2 B2 A2 AB and B2 are in the ratio 1:1:0.5 and the enthalpy of formation of AB from A2 and B2 is minus 100 kilojoule per mole. What is the energy of A2? बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2, है ना। तो देखिए बॉन्ड एनर्जी के लिए सबसे पहले जो डेल्टा H का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, अगर बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर दिया जाता है कि डेल्टा H बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बनाना चाहें तो हाफ ऑफ A2 प्लस हाफ ऑफ B2, ये क्या बना लेगा, AB बना लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 को हम क्या मान लें, X मान लें। X अगर हम यहाँ पे मानेंगे तो रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो आपको दिया हुआ है इनकी बॉन्ड एनर्जीज का, तो बॉन्ड इंथैल्पीज का जो रेशियो आपको दिया हुआ है किसका, A2 का, AB का और B2 का, क्या दिया हुआ है 1:1:0.5, 1:1:0.5 दिया हुआ है, यही तो दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको ये इस तरह से दिया हुआ है, तो अगर ये x है, ये x है, तो ये जो है ये 0.5x होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे, डेल्टा H बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यही तो होगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कितना नंबर दिया, हाफ, हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी A2 की क्या है, x है बेटा, x मान लो, है ना, तो ये x हो गया, प्लस अब इधर भी है हाफ इंटू, अब यहां पे भी कितनी हो गई, यहां पे भी कितना हो गया, x हो गया, ये हो गया हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ इंटू एक्स हो गया, माइनस प्रोडक्ट में बेटा क्या है, अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट में एक गलती हो गई, ये जो A2 और ये जो B2 है, B2 हम लोगों को 0.5 दिया हुआ है भैया, B2 हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, तो ये जरा सही कर लीजिए, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, हाफ इंटू एक्स नहीं होगा, इंटू 0.5 हो जाएगा, 0.5x हो जाएगा। ठीक है, 0.5x हो जाएगा, क्योंकि B2 दिया हुआ, B2 जो है वो कितना है बेटा, 0.5 में दिया हुआ है ना, तो वो हम लोग गलत कर रहे थे। अब इधर कितना हो जाएगा, अब इधर माइनस में AB के लिए कितना दिया, x दिया है, AB के लिए x दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखो कितना हो गया, ये 0.5 का आधा कर देंगे, 0.4 हो जाएगा, तो x/2 प्लस x/4 माइनस x हो जाएगा, है ना। तो आप यहां पे ये देख सकते हो x/2 और x/4 है ना, x/2 और x/4 अगर हम देखेंगे तो ये अगर आइए देख लेते हैं, ये किसके बराबर है, डेल्टा H के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये 4 आ गया, 2x प्लस x माइनस x बराबर डेल्टा H है, 3x/4 माइनस x बराबर डेल्टा H, और ये आपको कितना दिया हुआ है, ये -100 दिया हुआ है, माइनस सिर्फ कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो -x/4 बराबर माइनस का 100 हो जाएगा, और x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा,
4 इंटू 100 आ गया, मतलब x की वैल्यू जो है 400 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। x जो है 400 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 400 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। आप देख सकते हो, बहुत फंडामेंटल बातें हैं, ठीक है, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आसान। और सिर्फ यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी आपसे पूछी थी A2 की, और बॉन्ड इंथैल्पी का जो रेशियो दिया था हमने माना बॉन्ड एनर्जी A2 का x है, उसके बाद जो रेशियो है उस ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया x, AB का भी x होगा, B2 का 0.5x होगा। अब हम जानते हैं डेल्टा H बराबर क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हमने कर लिया, जो स्टोइचियोमेट्रिक नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व कर लिया, डेल्टा H की वैल्यू दी थी, x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई, कितना? 400। समझ में आ गया होगा आपको, 400 हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया 79 का, 79 का फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? देखिए जनरली कहते हैं नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो जो होते हैं एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो SiO2 ये एसिडिक हो जाएगा, MgO बेसिक हो जाएगा, SnO2 एम्फोटेरिक हो जाएगा, ZnO एम्फोटेरिक हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल था, आपसे पूछा है एसिडिक ऑक्साइड के बारे में, तो एसिडिक ऑक्साइड जो है बेटा वो यहाँ पर SiO2 हो जाएगा। सिंपल सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन Cl हैज n+3l? n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है वो एज्यूमेथाइल क्वांटम नंबर है ना। तो Cl के लिए आपको ही बताना है, घुमाया गया है सवाल। कॉन्फ़िगरेशन आइए बना लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो n+l 3 है, n+l क्या है? 3 है। तो आप अगर देखेंगे यहां पर सबके लिए n+l की वैल्यू निकालो, n+l की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी? 1 + 0 1, इसके लिए निकालो 2 + 0 2, इसके लिए निकालो 2 + 1 3, इसके लिए निकालो 3 + 0 3, इसके लिए निकालो 3 + 1 4, ठीक है। तो n+l की वैल्यू किसके लिए बेटा 3 हो रही है? इनके लिए 3 हो रही है। तो p 2p6 और 3s2 है। तो n+l के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? n+l के लिए n+l 6 + 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, n+l में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अगर कोई पूछेगा? इलेक्ट्रॉन इन n+l बराबर 3 में कितने हैं? इलेक्ट्रॉन इन n+l बराबर 3 में यहाँ कितने हैं? तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सवाल था, बस आपको n+l का नॉलेज अगर है n और l का, तो आप बहुत ही आसानी से इसको बता सकते हो, ठीक है। तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 81 में। 82 ऑर्थोबोरिक एसिड की बात कर रहा है, बोरिक एसिड H3BO3 की बात कर रहा है। और हम सब लोग जानते हैं ये जो है ये वीक मोनोबेसिक एसिड हो रहा है, ठीक है। एक बात मैं आपसे और कई बार मैंने बताया है, बोरॉन हो, हम बोरॉन ले लें या एनी बोरॉन कंपाउंड ले लें, उसकी हम कंसंट्रेट किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड होता है। तो यहां पर तो सिर्फ यही पूछा है, तो बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 82 जो है ये भी हो गया, इसका पहला होगा। बेकिंग सोडा, अब इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है? अब इससे ज्यादा तो मतलब ये तो क्लास 10th का सवाल है, देखा जाए तो, है कि नहीं? तो क्लास 10th का सवाल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये तो है वाशिंग सोडा, तो है ना, ये है
सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो होता कौन सा है? तो सेकंड ऑप्शन। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल। Which of the following is most likely attacked by electrophile? देखो बेंजीन है या उसके डेरिवेटिव हैं, तो ESR देंगे वो, और जो ESR का रेट होगा, जो रेट होगा वो प्लस एम और प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर आपसे कह रहा है मोस्ट लाइकली, मोस्ट इजीली, जो भी आप प्रेफर करना चाहें वो हो जाएगा। तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई ग्रुप ही नहीं लगा इसमें। देखो OH लगा है प्लस एम, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। यहां पर H है, I भी है, ठीक है। यहां पर Cl, ये देखो माइनस आई आ गया है, ठीक है। यहां पर क्या आ गया? माइनस आई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम माइनस आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम प्लस आई के। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। ये रेट हो जाएगा ESR का, देख लीजिए। तो यहां पे मोस्ट लाइकली पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 में सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए ESR होगा यहां पर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव के लिए रेट देखना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस एम प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस एम माइनस आई, ठीक है। चलिए, टॉलुइन दिया हुआ है, Cl2 है और सनलाइट है, और यहां पर फिर उसके बाद जो A है उसको पास कराया गया है NaOH से। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि Hµ के ये जो प्रेजेंस में है, ये रिंग पे कोई अटैक नहीं होगा। ये 2 Cl हैं, ये कार्बन के साथ जाके जुड़ेंगे और ये जो A बनेगा ये बनेगा CHCl2, ये A बन गया आपका, ठीक है। रिंग पे अटैक ये नहीं करेंगे, ठीक। अब ये A हो गया। अब ये फर्दर NaOH है। अब यहाँ पे ये 2 कर लेंगे, 2, तो 2 मोल NaCl बनेंगे। तो 2 इससे बना के दिखा दे रहा हूं, NaOH है और फर्दर उसी के आगे फिर डाइल्यूट HCl दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर NaCl निकल जाएंगे 2 मोल, तो इस CH के साथ कितने OH आ जाएंगे? 2 OH आ जाएंगे। आइए बना लेते हैं। CH के साथ कितने OH आ जाएंगे? 2 OH आ जाएंगे, है ना। ये हो गया। अब जरा ध्यान देना, अब ये 2 वाटर जो हैं अनस्टेबल रहेंगे, तो यहां से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो आप देखोगे तो ये ऊपर बेटा क्या बना? बेंजल्डिहाइड बन गया। यही तो बी ऑप्शन है बेटा, यही तो बी ऑप्शन था। ये ए है आपका और ये बेटा क्या है? बी। तो अब हम अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन। पहले तो COH बन रहा है, 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन बना दिया है। और एक एक चीज हमने आपसे बता दी है। यहाँ पे CHCl2 और CHO थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, CCl4 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो जाएगा। PCl5 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल में इसकी हम बात करेंगे। BF3 की बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगी, ठीक है। SF6 भी हाइपर वैलेंट में सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पूछा क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 87 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन ClF3। तो ClF3 की बात कर रहा है, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब इसमें जो हम लोग को देखना है sp3d, आइए शेप निकाल लेते हैं। नीट 2017 में पूछा जा चुका है।
देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है बेंट टी शेप हो जाएगा, बेंट टी शेप, पोलर हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये सारे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। खैर आपसे पूछा था हाइब्रिडाइजेशन, हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ 87। 88 में हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 डेज। तो यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 16 डेज आपसे कह रहा है। तो देखिए एक जनरल फार्मूला होता है अमाउंट के लिए, अमाउंट बराबर इनिशियल अमाउंट इनटू हाफ टू द पावर n, जहां पे स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? अगर आपसे हाफ लाइफ कह रहा है 4 डेज और आफ्टर 16 डेज, तो टोटल आपके ये जो यहाँ पे हैं डेज कितने हो गए 16, और इसमें एक के लिए हाफ लाइफ कितनी है 4 है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो जाएंगी 16/4, मतलब n बराबर 4 हो गया। अब आपसे अमाउंट पूछ रहा है तो n पूछ रहा है आपसे। इनिशियल अमाउंट आपको दिया है 1, इनिशियल अमाउंट कितना दिया 1 इंटू हाफ टू द पावर 4, यही तो हो जाएगा। अब हाफ टू द पावर 4 अगर हम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/16 ग्राम आ जाएगा, 1/16 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, इन जेल्डाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन CuSO4 एक्ट एज, CuSO4 देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, नाइट्रोजन जो होता है इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ हम लोग करते हैं और ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हम इसको लेते हैं और ये फॉर्मेशन करता है अमोनियम सल्फेट का, और इसमें याद रखिएगा जो कॉपर सल्फेट होता है वो भी यूज होता है और वो एज एन कैटलिस्ट यूज किया जाता है ना। अब जेल्डाल मेथड पे न्यूमेरिकल तो बहुत सारे बनते हैं, थ्योरी के सवाल। जेल्डाल मेथड कहाँ नहीं लगता है तो आप सब जानते हो, एजो में, नाइट्रो में, और नाइट्रोजन इन रिंग जैसे पिरिडीन में नहीं लगता है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए क्यों नहीं लगता है, तो उसका आंसर ये होगा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इट इज अनेबल टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जेल्डाल मेथड के जो आपको आने चाहिए, और आप कई बार सेशंस में, रैपिड फायर वगैरह में आप इसको देख चुके हो, ठीक है। तो कैटलिस्ट हो गया 89 का थर्ड, 89 का थर्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, द करेक्ट IUPAC नेम, ये भी CHO है, ये भी CHO है, तो ये 1 2 2 कार्बन के लिए इथेन हो गया है ना, और 1,2 और डाई और एल्डिहाइडिक के लिए अल आ जाएगा, 1,2 डाई अल, ठीक है। देख लीजिए, तो इथेन 1,2 डाई अल, कौन सा ऑप्शन है भाई, हाँ ये दिया हुआ है, बस इन्होंने पहले इसको लिख लिया है, 1,2 इथेन डाई अल। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे 90 में, 90 में कहा जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, 90 में कहा जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, ठीक है। देख लीजिए 91 क्वेश्चन नंबर, सीक्वेंस में आपसे कह रहा है, ये सारे दिए हुए हैं और टर्मिनेटिंग स्टेप आपसे पूछ रहा है। CL फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ये चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन है, क्या है ये, चेन इनिशिएशन है। अब यहाँ पर एक रेडिकल जो है एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, चेन प्रोपेगेट हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन होगा, है ना। इसके बाद CH3 + Cl2, फिर से देखो एक फ्री रेडिकल एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिर से चेन प्रोपेगेट हो रही है, कौन सी स्टेप है, चेन प्रोपगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो फ्री रेडिकल आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं CH3 CH3,
तो यहां पर आप देख सकते हो ये है टर्मिनेशन स्टेप। कौन सी स्टेप है ये? टर्मिनेशन है। क्या है बेटा? टर्मिनेशन। ठीक है, तो यहां पे यही आपसे पूछा है चेन टर्मिनेशन स्टेप कौन सी है, तो ये रिएक्शन 4 जो है यही चेन टर्मिनेशन स्टेप है। 91 का हम लोग जो है फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 91 का फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 92 C+O2। अब डेल्टा H आप देख सकते हैं, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन पूछ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, हम सब लोग एक्सप्रेशन और इनके एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज के बीच का रिलेशन सब लोग जानते हैं। क्या होता है रिलेशन? कहते हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। जहां पर डेल्टा NG क्या होता है? जहां पे डेल्टा NG होता है चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स मतलब डेल्टा NG जो होता है NP माइनस NR। बस बात यह है कि गैसियस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम डेल्टा NG इस एक्सप्रेशन के लिए निकाल लें भैया, तो अगर आप देखोगे यहां पर प्रोडक्ट में गैसियस मोल कितने हैं? 1 है ना, और रिएक्टेंट में तो सॉलिड हो गया कार्बन का फॉर्म, तो गैसियस में यहाँ पे कितना है? यहाँ पे ये भी 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 - 1 हो जाएगा, तो डेल्टा NG की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, और डेल्टा NG की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो डेल्टा H और डेल्टा E की वैल्यू क्या आ गई है? सेम आ गई है भैया। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92 में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हाँ 92 पे लगा दिया ना 3rd में। ठीक है, 93 लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड आपको दिया है, टेम्परेचर 500 केल्विन, 1 atm प्रेशर, और आपको ये वैल्यू कितना दी है? 10 किलो कैलोरी पर मोल। कितना दिया है? 10 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए कितना है? 10 किलो कैलोरी। विच विल व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 3 मोल्स। तो 1 मोल के लिए अगर आपको दिया हुआ है 10 किलो कैलोरी पर मोल, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 × 3, ये 30 के इक्वल हो जाएगा, है ना, 30 किलो कैलोरी के, और यही जो वेपराइजेशन है ये कंसीडर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी। अभी हम लोगों ने वही सवाल किया है कि डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT, यही तो है। अब डेल्टा E या डेल्टा U एक ही बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही है। ठीक है, तो यहां पर आपसे डेल्टा E पूछा है या डेल्टा U पूछा है, बात वही है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT। ठीक, अब ये आपको कितना दिया है? ये आ गया है इस फॉर्म में 30। अब क्योंकि यहां पर ये किलो कैलोरी है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो कैलकुलेशन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। माइनस यहां पर अगर मोल देखेंगे तो 3 है। R की वैल्यू ध्यान से सुनिए, कैलोरी में दिया है तो 1.98, मतलब नियर अबाउट क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ये किलो कैलोरी है तो यहाँ पे 10 टू दी पावर हमें -3 लेना ही पड़ेगा। और टेम्परेचर कितना दिया है भैया? 500 दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये 10 टू दी पावर -3 है और ये 2 × 500 है, तो 1000 है। 1000 का मतलब क्या हुआ? 10 टू दी पावर 3, और ये है 10 टू दी पावर -3, तो ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये 30 - 3 आ जाएगा। तो यहां से डेल्टा E की वैल्यू 27 आ जाएगी। 27 किलो कैलोरी पर मोल के साथ जाएंगे। 3rd ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 93 में। 93 में 3rd ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, और डेल्टा H और डेल्टा E या डेल्टा U, डेल्टा E और डेल्टा U एक बात है, इनके बीच अक्सर सवाल आते रहते हैं, है ना, तो ये आपको बहुत जरूरी बात थी। अब यहाँ पे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर देयर इज अ ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बहुत सरल सवाल है, आपसे NO2 कह रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है।
ऑक्सीडेशन स्टेट तो आराम से आ ही जाएगी। n बराबर 4 आ गया और ये 2n प्लस माइनस 2 बराबर, ये इधर 0 आ गया तो 2n बराबर 8 हो गया, तो n बराबर यहाँ पे भी 4, यहाँ 0 का डिफरेंस हो रहा है। P2O5 में निकालोगे तो 2p प्लस माइनस 2 इंटू 5 बराबर 0, तो एक p की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 5 आएगी। ठीक है, अब इसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4p प्लस माइनस 2 इंटू 10, 0p की फिर से 5 आ जाएगी। N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है। यहां पर अगर हम N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो बेटा ये 2N प्लस माइनस 2 बराबर 0, तो N की यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगी और NO में N की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये 1 से 2 में चेंज हुआ, 1 से चेंज हुआ। SO2 को देखेंगे अगर हम SO2 को देखेंगे तो SO2 में S प्लस माइनस 2 इंटू 2 बराबर 0, S बराबर 4 हो जाएगी, और SO3 में S प्लस माइनस 2 इंटू 3 बराबर 0, S बराबर 6 हो जाएगी। तो इसमें 2 का चेंज हो जाएगा 4 से 6 में। तो इसमें हाईएस्ट चेंज आपसे पूछा है, तो हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट डिफरेंस किसमें होगा बेटा, 4th में हो जाएगा। किसमें डिफरेंस नहीं है तो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4th होगा क्वेश्चन नंबर 94 के लिए, देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या कह रहा है। करंट ऑफ 2 एम्पियर पास्ड फॉर 5 आवर्स थ्रू अ मोल्टेन मेटल सॉल्ट, डिपॉजिट 22.2 ग्राम ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द मेटल सॉल्ट। देखिए कई बार आपसे कहा है और आप सब लोग जानते होंगे कि स्पेशली जब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो, इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली नॉर्मेलिटी दी हो, मोल्स दिए हो, वेट दिया हो, करंट दिया हो, इन सब फॉर्म में, है ना। तो हम सब लोग जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है W/E जो होता है ये IT/F के बराबर होता है। अब क्योंकि यहां पर एटॉमिक वेट और अमाउंट दिया हुआ है तो मोल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही, मोल इंटू n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर की बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब W/E है तो IT/F अपने को हम मान ले रहे हैं। अब यहां पर हमें निकालना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मेटल सॉल्ट में। तो मेटल से मेटल सॉल्ट में जा रही है, तो मेटल अपनी जो अगर हम सिर्फ लिथियम लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है ना। तो अपनी जो अनकम्बाइंड स्टेट है उसमें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो अब जब ये सॉल्ट में बनाएगा तो जो चेंज होगा वो वैलेंस फैक्टर जो होगा वो मेटल सॉल्ट की ही ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहा होगा, क्योंकि मेटल में तो वहां पर 0 है भाई। Cu से CuSO4 में गया है तो Cu पे तो 0 है ना, और CuSO4 में +2 है, तो वैलेंस फैक्टर कितने का हो गया, 2 का हो गया। तो वैलेंस फैक्टर ऐसे केस में जो है मेटल सॉल्ट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को बता देता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां पे देखिए दिया क्या क्या है, IT दिया है, I कितना है, आइए देख लेते हैं। सीधे सीधे इसको लगा दें, IT/F बराबर मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, यही तो है। अब I देखिए कितना है, करंट 2 है। 5 आवर्स, आवर्स को मिनट में बदला और फिर सेकंड में बदला, और F कितना होता है 96,500 बराबर मोल, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, है ना। तो यहां पे देखिए मेटल का अमाउंट जो है 22.2 बाई 177 है, इंटू वैलेंस फैक्टर आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करना है यहां से। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से जो आइए देख लेते हैं करके। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कटा है, और वैलेंस फैक्टर जो है यहां से हम मल्टीप्लाई करके ही निकाल लेते हैं। हालांकि पूरी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली है। ये हो जाएगा 10 और ये 36, तो 10 और 36 ये हो गया 360 अपॉन 965 हो गया। 360 अपॉन
1 मिनट 360 अपॉन 965, तो ये कितना हो गया 0.373। इधर वाला टर्म आ गया 0.037, है ना। अब उधर देखिए क्या है 22.2 अपॉन 177, तो ये कितना आ रहा है देखिए, ये कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं हम लोग, ये आ रहा है 0.125 इंटू वैलेंस फैक्टर। तो अब वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा सर, वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 0.373 अपॉन 0.125, है ना। तो अब इसको निकाल लेते हैं 0.373 अपॉन 0.125, तो ये 2.9 के आसपास आएगा, मतलब नियर अबाउट 3 आ रहा है। नियर अबाउट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो अब मेटल सॉल्ट में मेटल अपनी फ्री स्टेट में तो जो है वो 0 पे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अपने सॉल्ट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रही होगी 100% प्लस 3 ही रही होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 95 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो। एट 25 डिग्री सेल्सियस ई नॉट फॉर द शेल आपको दिया हुआ है। अगर आप देखोगे Zn से Zn2 प्लस और फिर Cu2 प्लस से Cu, ये कितना है 1 वोल्ट दिया हुआ है। फॉर शेल रिएक्शन आपको सेल रिएक्शन देखिए दी हुई है, Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस, और ये कितना दिया हुआ है Cu प्लस Zn2 प्लस यहां पर दिया हुआ है ना। तो आपसे यहां पे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो ऑर्डर है, जो क्रम होगा वो क्या होगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले अगर रिलेशन पता चल जाए, है ना, तो रिलेशन हम सब लोग जानते हैं, ई नॉट शेल बराबर 0.059, क्योंकि यहां पर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन यहां पे हमने दी हुई है, ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये n हो जाएगा और log ऑफ Kc हो जाएगा, log ऑफ Kc हो जाएगा। तो यहां पर अब n कितने कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 2 का हो रहा है, तो 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ Kc, और ई नॉट शेल कितना दिया हुआ है ये भैया 1 दिया हुआ है। अच्छा ध्यान से समझिए इसको, ये जो 0.059 है, अगर हम इसको 0.06 ले लें, अगर हम इसको 0.06 ले लें नियर अबाउट, तो ये हो जाएगा 0.03, कितना हो जाएगा 0.03 के आसपास हो जाएगा, और ये log Kc हो जाएगा। तो अगर log Kc की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/0.03 हो जाएगा, 1/0.03 हो जाएगा। अब ये log Kc की वैल्यू है, तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहां से log Kc की वैल्यू निकालेंगे तो 33.3 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि हमने अप्रॉक्स वैल्यू ली है, सॉल्व जल्दी हो इसलिए। अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे तो वही आएगा, है ना। तो अब यहाँ Kc क्या हो जाएगा 10⁻33.3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे ऑर्डर उसका पूछा है, तो 10⁻33 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 में। 96 में क्या हो जाएगा 10⁻, भाई लॉग हटेगा 10 की पावर में चला जाएगा ये, तो नियर अबाउट हम लोगों का यही आ जाएगा 10⁻33, ठीक है। तो ऑर्डर उसका पूछा था तो यही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे कह रहा है, आपको शेल दी हुई है जहां पर जिंक जो है आप देख सकते हैं Zn2 प्लस में जा रहा है, और इसका कंसंट्रेशन 1 है, और Cu2 प्लस रिड्यूस हो रहा है, और ये जो है आपसे इसमें हाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है तो आप देख सकते हो, आपको जो ई नॉट दिया है, ई नॉट यहाँ होना चाहिए, ई है ना, ई नॉट फॉर Zn, जो ई नॉट आपको दिया है Zn2 प्लस से Zn के लिए,
वो कितना दिया है सर, माइनस का 0.76 वोल्ट, और जो ई नॉट दिया है Cu2 प्लस से Cu के लिए वो कितना दिया है 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपको ध्यान देना है भैया, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं। अब मोर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी फेवर एट कैथोड, तो दोनों में ज्यादा रिडक्शन किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो ये बेटा कैथोड पे होगा, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन तो हो ही रहा है, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन तो इस पे हो ही रहा है ना, 2 प्लस से 0 पे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब यहां तो रिडक्शन होगा नहीं, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पे होता है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब Zn जो है वो Zn2 प्लस पे जाएगा और ये माइनस साइन प्लस में बदलेगा 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब हम जानते हैं जो ई नॉट सेल की बात हो रही है तो वो हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, तो यहाँ पे सबको आप जोड़ दीजिए, ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना है प्लस 0.76 और ये कितना है प्लस 3.4, तो ये हो जाएगा प्लस का 1.1 वोल्ट, प्लस का 1.1 वोल्ट, 97 का थर्ड आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देख लीजिए पूरी तरह से बता दिया है, दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए थे, देखा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ज्यादा है वो कहां पर होगा, कैथोड पे। ठीक है, और अगर वो कैथोड पे है तो दूसरा वाला एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, इसको रिवर्स किया, रिएक्शन का फॉर्मूला लिखा और ऐड कर दिया, वैल्यू आपके सामने 97 का थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे चल रहे हैं, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2-फेनाइल प्रोपीन, 2-फेनाइल प्रोपीन की बात कर रहा है, तो यहां पर हम देख सकते हैं CH3C इस तरह से, और ये हो गया पीएच फिनाइल। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे, आपसे कह रहा प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, तो H2O है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो H2O में हम तोड़ेंगे H प्लस और OH माइनस में, तो इसमें सिमिलरली ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहां पर हम एडिशन करा दें मार्कोनिकॉफ के तहत, तो निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे, तो निगेटिव पार्ट इसका कहां पर जा रहा है, इस वाले कार्बन के पास जाएगा, आप देख सकते हैं है ना, तो ये क्या बनेगा H3CCOH बन गया भैया, और ये पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, पॉजिटिव पार्ट CH2 के पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3, और ये क्या है PH। अब आप अगर इसका नेम निकालोगे तो OH इधर से पास है, इधर से करोगे चाहे इधर से, बात वही है 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2-फेनाइल, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, प्रोपेन 2-ऑल, 2-फेनाइल प्रोपेन 2-ऑल, तो यहां पर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसी को 2 इन्होंने पहले लिख दिया है, तो क्या हो गया 2-फेनाइल 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यहां पे थर्ड ऑप्शन 98 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। देख लीजिए पूरी रिएक्शन आपके सामने है, पूरा स्टेप आपके सामने। 99 में देखिए द ग्रुप विच डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग स्पीसीज होती कौन सी हैं भैया, जिनमें प्लस एम इफेक्ट होता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जैसे फिनॉल हो गया, OR हो गया, ठीक है, ये सारे होते हैं, तो इसमें देखिए प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, तो यही होगा क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, COCH3 ये इसमें माइनस एम हो जाएगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं, मेटा डायरेक्टिंग होगा। इसी तरह CN ये भी माइनस एम है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड लिंकेज ये भी माइनस एम है, प्लस एम नहीं है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होगा, जिसमें प्लस एम होगा वही होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन होगा पहला। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो जाता है। भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं 10 टू द पावर -14 टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं 95 डिग्री पर जो होता है 95 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर -12 के आसपास हो जाता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा तो KW भी बढ़ गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन है पहला। तो ये डिस्कशन था आपका, 100 क्वेश्चंस तक पूरे हो गए। तो बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।